एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस लॉ के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का ये केस लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। फिर हम उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इस केस लॉ ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड कौन से इश्यू को क्लियर किया। फिर हम इस केस के फैक्ट और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के कंटेंशंस को समझेंगे। इसके बाद लोअर और हाई कोर्ट में इस केस का क्या जजमेंट था, हम उसे देखेंगे। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में इस केस के जजमेंट को देखेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि इसने किस तरह से प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के कंटेंशंस को आंसर किया। फिर हम ये देखेंगे कि इस केस लॉ का कंक्लूजन क्या है और इसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पे किस तरह से इफेक्ट डाला। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि ये केस लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का ये केस लॉ माइनर्स एग्रीमेंट से रिलेटेड है। ये केस लॉ माइनर्स एग्रीमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क केस लॉ है। हम सभी को ये पता है कि एग्रीमेंट क्या होता है, जिसे सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफ़ाइन किया गया है। और डिफ़ाइन करते हुए कहा गया है कि ऐसा कोई भी प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिसेस, यानी कि एक से ज़्यादा प्रॉमिस जो प्रॉमिस करने वाली पार्टीज़ के लिए कोई कंसिडरेशन फॉर्म करते हो, यानी कि उस प्रॉमिस के बदले उन दोनों ही पार्टीज़ को कोई ना कोई बेनिफिट मिलता हो, इस तरह के प्रॉमिसेस को ही हम एग्रीमेंट कहेंगे। लेकिन क्या हमें ये पता है कि ये वर्ड माइनर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सा पर्सन माइनर होगा या फिर कौन सा पर्सन मेजर, ये कौन सा एक्ट गवर्न करता है। तो चलिए सबसे पहले हम माइनर के इन दोनों ही एस्पेक्ट्स को समझ लेते हैं। माइनर का हिंदी में मतलब होता है नाबालिग। आज जिसके हम एक लीगल एस्पेक्ट को समझेंगे। तो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें ये बताता है कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जब हम ये जानते हैं कि जो एग्रीमेंट होता है वो केवल एक ऐसा प्रॉमिस होता है जो कंसिडरेशन फॉर्म करता हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हम ऐसे ही एग्रीमेंट को कहेंगे जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो, यानी कि जो लॉ की नज़र में लीगल हो। और सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऐसे ही 5 कंडीशंस के बारे में बात करता है, जिसको फुलफ़िल करने वाला एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो 5 कंडीशंस हैं। फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़, यानी कि उस एग्रीमेंट में जो पार्टीज़ इन्वॉल्व है वो उस एग्रीमेंट के जिस कंडीशन पे अपनी सहमति दी हैं वो सहमति ज़बरदस्ती नहीं ली जानी चाहिए, यानी कि वो सहमति फ्री होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। इसका दूसरा कंडीशन है पार्टीज़ मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उस एग्रीमेंट में जो दोनों पार्टीज़ शामिल हैं वो दोनों ही पार्टीज़ को भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, यानी कि योग्य होने चाहिए, यानी कि इस एग्रीमेंट से होने वाले फ़ायदे नुकसान को वो समझ सके। इसकी तीसरी कंडीशन है कि जो कंसिडरेशन होगा एग्रीमेंट में, यानी कि दोनों पार्टीज़ को उस प्रॉमिस से जो फ़ायदा मिलेगा वो बेनिफिट भी लॉफुल होना चाहिए, वो बेनिफिट किसी भी तरह से इलीगल नहीं होना चाहिए। और साथ ही अगर किसी भी एग्रीमेंट में कोई ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है, यानी कि वो एग्रीमेंट अगर किसी प्रॉपर्टी या फिर किसी आर्टिकल को ख़रीदने के लिए बनाया गया है, तो वो ऑब्जेक्ट जैसे कि वो प्रॉपर्टी या फिर वो आर्टिकल भी इलीगल नहीं होना चाहिए, यानी कि लॉफुल होना चाहिए। और इसके लास्ट कंडीशन के बारे में बात करते हुए ये सेक्शन कहता है कि वो एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के किसी भी सेक्शन के अकॉर्डिंग वॉइड नहीं होना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन 5 कंडीशंस को अलग अलग सेक्शंस में डिटेल में समझाता है। और मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का ये जो केस लॉ है, ये इसके सेकंड कंडीशन, यानी कि पार्टीज़ मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इससे रिलेटेड है। तो चलिए हम ये देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कौन से सेक्शन से रिलेटेड है। इस टॉपिक के बारे में बात करता है सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि ये बताता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसे कौन से पर्सन्स होंगे जो किसी कॉन्ट्रैक्ट
करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। इसके बारे में बताते हुए ये सेक्शन ऐसे 3 कंडीशंस के बारे में बात करता है, जिसमें से पहला कंडीशन है अ पर्सन ऑफ मेजर एज, यानी कि कोई भी पर्सन बालिग होना चाहिए। इसका मतलब पर्सन शुड नॉट बी माइनर, यानी कि वो पर्सन नाबालिग नहीं होना चाहिए। इसकी दूसरी कंडीशन के बारे में बताते हुए कहता है कि पर्सन शुड बी अ साउंड माइंडेड पर्सन। साउंड माइंडेड पर्सन का मतलब ये होता है कि वो पर्सन मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि उस एग्रीमेंट से होने वाले फ़ायदे या नुकसान को वो पर्सन अच्छी तरह से समझ सके। और इसकी तीसरी कंडीशन है कि वो पर्सन किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। और मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का ये केस लॉ इसके पहले कंडीशन यानी कि अ पर्सन ऑफ मेजर एज से रिलेटेड है। और ये जो वर्ड माइनर है वो भी सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से ही रिलेटेड है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि ये वर्ड माइनर कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, लेकिन क्या हमें ये पता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई पर्सन मेजर है या माइनर, ये कौन सा एक्ट गवर्न करता है? जैसे कि हम सभी नॉर्मली जानते हैं कि हम किसी भी पर्सन को मेजर यानी कि बालिग तब मानते हैं जब उसने 18 ईयर्स की एज को अटेंड कर लिया है। इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन जिसने 18 ईयर्स का एज पूरा कर लिया अब वो बालिग है। इसलिए हमारे कंट्री में वोटिंग राइट्स भी 18 ईयर्स की एज कंप्लीट कर लेने वाले लोगों को ही है, जिसके बारे में बात करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि केवल वोटिंग राइट्स के बारे में बात करता है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई पार्टी कॉम्पिटेंट है या नहीं? इसके बारे में कौन सा एक्ट बात करता है या फिर ये किस एक्ट से गवर्न होता है? तो इसका आंसर है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी जो मेजर एज है उसे अटेंड कर लिया है या नहीं, इसके बारे में बात करता है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 का सेक्शन 3। इस एक्ट में केवल 3 ही सेक्शन हैं और इसका सेक्शन 3 ये बताता है कि कौन सी पार्टी फॉर द पर्पज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग मेजर है। ये भी वही बात बोलती है कि अगर किसी पर्सन ने 18 ईयर्स की एज को अटेंड कर लिया है तो फिर वो पर्सन बालिग होगा, यानी कि उस पर्सन को हम एक मेजर एज का पर्सन कंसिडर करेंगे। लेकिन इसके साथ ही इस सेक्शन ने एक कंडीशन जोड़ी कि अगर कोई पर्सन जब वो माइनर एज का था, यानी कि जब उसकी एज 18 ईयर्स से कम थी, तब अगर कोर्ट ने उसका कोई गार्जियन अपॉइंट कर दिया है तब उसकी मेजर एज फॉर द पर्पज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग 21 ईयर्स हो जाएगी। यानी कि नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई पर्सन मेजर तब होगा जब वो 18 ईयर्स का है, लेकिन अगर कोर्ट ने जब वो माइनर था यानी कि जब उसकी एज 18 ईयर्स से कम थी, तब अगर उसका कोई गार्जियन अपॉइंट कर दिया है तब उसकी मेजर एज बढ़कर हो जाएगी 21 ईयर्स। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि कोई पर्सन की किसी भी पर्सन के एज को हम कंप्यूट कैसे करेंगे, किसी पर्सन की एज की हम गणना कैसे करेंगे? मतलब वो पर्सन जिस दिन पैदा हुआ हम उस दिन से ही उसके एज की गणना करेंगे या फिर उसके अगले दिन से? तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट का सेक्शन 3 हमें इस क्वेश्चन का भी आंसर देता है। इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए ये एक्ट ये बताता है कि अगर किसी पर्सन का जन्म किसी दिन हुआ है तो हम उस पूरे दिन को उस पर्सन की एज में इंक्लूड करेंगे, यानी कि वो जिस ईयर में उसका जन्म हुआ है उसके 18th ईयर या फिर अगर गार्जियन अपॉइंट है तो उसके जन्म के 21st ईयर में हम उससे एज अ मेजर कंसिडर करेंगे। लेकिन हमने अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखा है जो कि 29 फरवरी को पैदा होते हैं, यानी कि जो लीप ईयर में जब पैदा होते हैं। और हम अक्सर हंसी मजाक में कहते हैं कि उस पर्सन की 1 ईयर तब बढ़ेगी हर 4 साल के बाद। लेकिन ये तो हो गई मस्ती मजाक की बात, लेकिन हम उसके एज को लीगली कैसे कंप्यूट करेंगे? क्या कभी भी हमने ऐसा सोचा है? तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 का सेक्शन 3 हमें इस क्वेश्चन का भी आंसर देता है। इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए ये एक्ट कहता है कि अगर किसी पर्सन का जन्म 29 फरवरी यानी कि लीप ईयर में हुआ है तो उसके जन्म के 18th ईयर या फिर 21st ईयर में हम 28 फरवरी को उस पर्सन को एज अ मेजर कंसिडर करेंगे।
तो आई होप अब हम ये समझ गए हैं कि ये जो माइनर वर्ड है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई पर्सन मेजर है या नहीं, ये कौन सा एक्ट गवर्न करता है, हम ये भी समझ चुके हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये केस लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड कौन से इश्यू को क्लियर करता है। ये केस लॉ बताता है कि माइनर्स एग्रीमेंट का नेचर क्या होगा, ये इसी इश्यू को क्लियर करता है। हमें वैसे ये नहीं कहना चाहिए कि इसने माइनर्स एग्रीमेंट के नेचर को क्लियर किया, बल्कि इसने जो सेक्शन 11 में जो भी तीनों कंडीशन हैं किसी भी पर्सन के कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉम्पिटेंट होने के लिए, ऐसे हर एग्रीमेंट के नेचर को क्लियर किया। दरअसल बात यह है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने ये तो बता दिया कि हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि अगर कोई एग्रीमेंट हुआ और उसमें कोई पार्टी ऐसी है जो सेक्शन 11 के तीनों कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करती है, तो फिर उस एग्रीमेंट का नेचर क्या होगा। यहाँ पे नेचर से मतलब है कि वो एग्रीमेंट वॉइड होगा या फिर वॉइडेबल। वॉइड का मतलब होता है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाई लॉ न हो, विच इज़ नॉट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ। और वही वॉइडेबल का मतलब होता है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट जो उस दोनों पार्टीज़ में से किसी एक पार्टीज जिसके पास ये राइट हो, उसके चॉइस पर वो एग्रीमेंट वॉइड हो। तो इस एक्ट में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि इस तरह के एग्रीमेंट वॉइड होंगे या वॉइडेबल। तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष एक लैंडमार्क और इम्पॉर्टेंट केस इसलिए ही है क्योंकि इसने ये बात क्लियर किया कि माइनर्स एग्रीमेंट या फिर ऐसी कोई भी पार्टी जो सेक्शन 11 के सभी कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर रही है, अगर ऐसी कोई पार्टी किसी एग्रीमेंट में है तो फिर उस एग्रीमेंट का नेचर क्या होगा। तो इस इश्यू को क्लियर करते हुए इसके जजमेंट में क्या बताया गया, ये हम इस केस के जजमेंट के साथ ही समझेंगे। तो चलिए फिर हम इस केस के फैक्ट को समझ लेते हैं। इस केस में जो धर्मोदास घोष होते हैं वो एक माइनर होते हैं और वो कुछ प्रॉपर्टीज़ के सोल ऑनर यानी कि अकेले मालिक होते हैं। लेकिन जब धर्मोदास घोष माइनर होते हैं तब कैलकाटा हाई कोर्ट ने उनकी मदर यानी कि जोगेंद्र नंदिनी दासी को उनका गार्जियन अपॉइंट कर दिया होता है। लेकिन धर्मोदास घोष कैलकाटा के एक मनी लेंडर ब्रह्मोदत्त के पास जाते हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी को 20,000 रुपीज़ लोन के लिए मॉर्गेज करना चाहते हैं। लेकिन जब ये जो धर्मोदास घोष हैं वो मनी लेंडर के यहाँ जाते हैं तब ये जो मनी लेंडर हैं वो कैलकाटा में एब्सेंट होते हैं और उनकी एब्सेंस में ये जो सारा लोन का जो वर्क होता है वो उनके लीगल एजेंट्स यानी कि उनके अटॉर्नी मिस्टर केदारनाथ मित्तल और उनके मैनेजर मिस्टर देवराज देखते हैं। तो धर्मोदास घोष के साथ भी जो ये पूरे अरेंजमेंट जो ये पूरा ट्रांजैक्शन था वो इन्होंने ही कंप्लीट किया। लेकिन जब धर्मोदास घोष की मदर को ये बात पता चली कि धर्मोदास घोष अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहे हैं तब उन्होंने केदारनाथ मित्तल को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने उन्हें ये बताया कि धर्मोदास घोष अभी एक माइनर हैं और वो इस तरह के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, इसलिए वो उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज ना करें। अब केदारनाथ मित्तल को ये बात पता है कि धर्मोदास घोष एक माइनर है, लेकिन इसके बावजूद वो उस लेटर और इस फैक्ट को इग्नोर करते हैं और इस पूरे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। यानी कि वो धर्मोदास घोष की प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर लेते हैं और उसे लोन का जो रकम है वो दे देते हैं। लेकिन वो लोन की जो रकम है उसमें पूरे 20,000 रुपीज़ नहीं बल्कि उसकी पहली किश्त के रूप में एडवांस के रूप में 10,500 रुपीज़ देते हैं। और जब ये मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट होता है तो जिस डीड पे साइन होता है उसमें यह बात लिखी होती है कि जिस पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है यानी कि जो धर्मोदास घोष हैं उन्होंने एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर ली है और मनी लेंडर उन्हें इसी फैक्ट के अकॉर्डिंग लोन दे रहा है क्योंकि वो ये मानता है कि उन्होंने एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर ली है। क्योंकि उस डीड में एक डिक्लेरेशन भी था जिसमें धर्मोदास घोष ये प्रॉमिस करते ये डिक्लेयर करते हैं कि उन्होंने एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर ली है। और जब ये ट्रांजैक्शन ये पूरा अरेंजमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तब धर्मोदास घोष मनी लेंडर ब्रह्मोदत्त के अगेंस्ट में कोर्ट में एक सूट फाइल कर देते हैं और इस सूट को फाइल करते वक्त वो एक कंटेंशन देते हैं। तो चलिए अब हम प्लेंटिफ के कंटेंशन यानी कि धर्मोदास घोष के कंटेंशन को समझ लेते हैं।
धर्मदास घोष ये कहते हैं कि जब ये पूरा जो अरेंजमेंट है, ये जो पूरा जो मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट है, जब ये एग्जीक्यूट हुआ उस वक्त वो एक माइनर थे, यानी कि वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं थे और इसके बारे में ब्रह्मोदत्त और उनके एजेंट्स को पता था। इसके बावजूद उन्होंने इस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया। इसलिए वो चाहते हैं, इससे ही ये जो एग्रीमेंट है ये एक वॉइड एग्रीमेंट है क्योंकि मैं माइनर था। और इसके अकॉर्डिंग फिर ये भी बात थी कि जो मनी लेंडर ने जो धर्मदास घोष को 10,500 रुपीज़ दिए थे, फिर वो भी उन्हें वापस नहीं करना पड़ता। इसलिए जो डिफेंडेंट हैं वो अपने पैसे को वापस चाहते हैं। इसलिए अब हम उनके कंटेंशन को समझेंगे। वैसे इस केस में प्लेंटिफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंटेंशन है डिफेंडेंट का। इसलिए हम ये कहेंगे कि आप एक पेन और पेपर लेकर इन डिफेंडेंट के सभी कंटेंशंस को लिख लीजिए, ताकि जब हम प्रिवी काउंसिल ने इन सभी कंटेंशंस को कैसे आंसर किया ये समझे, तब आपको आसानी हो। वैसे पहले एक बात हम ये समझ लेते हैं कि आपको शायद ये लग रहा होगा कि हमने अभी इस केस में शामिल सभी लोगों के बारे में समझ लिया है, लेकिन इस केस में मोहरी बीबी तो कहीं है ही नहीं। फिर इस केस का नाम मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष क्यों है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको तब मिलेगा जब हम लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को समझेंगे। तब तक के लिए आप डिफेंडेंट के कंटेंशंस को अच्छे से समझिए। डिफेंडेंट इसमें कंटेंशन देते हुए कहते हैं कि ब्रह्मदत्त को, यानी कि डिफेंडेंट को, जो धर्मदास घोष है, उनकी माइनर एज के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उनके अटॉर्नी ने उन्हें इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं था। और क्योंकि जो मॉर्गेज डीड था जिस पे धर्मदास घोष ने सिग्नेचर किया, उसके अकॉर्डिंग धर्मदास घोष ने ये डिक्लेयर किया है कि वो मेजर एज अटेन कर चुके हैं, यानी कि उन्होंने एक फ्रॉडुलेंट डिक्लेरेशन किया, यानी कि उन्होंने एक झूठा दावा किया है। इसलिए ब्रह्मोदत्त को इस एग्रीमेंट में, इस सूट में कोई भी रिलीफ नहीं देना चाहिए, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं करना चाहिए। और साथ ही वो ये कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने एक फ्रॉडुलेंट डिक्लेरेशन किया अपने एज के बारे में, इसलिए सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग धर्मदास घोष को ये राइट नहीं दिया जाना चाहिए कि वो ये प्रूफ करे कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो एक माइनर थे। तो चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट आखिर है क्या। सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर कोई एक पार्टी है और उसने दूसरी पार्टी को कोई झूठी बात बताई या फिर कोई झूठा वादा किया किसी चीज़ के बारे में, और जो वो दूसरी पार्टी है वो उसकी बात में आके, उसकी झूठी बातों में आके उसके अकॉर्डिंग ही वो किसी एग्रीमेंट पे वर्क कर देती है, यानी कि वो एक्ट कर देती है उसी झूठ को सच मानते हुए। और जब इसके खिलाफ अगर कोर्ट में सूट फाइल होता है, तो जिस पार्टी ने झूठ बोला है उसे इस बात का मौका नहीं मिलेगा कि उसने ये झूठ क्यों बोला, या फिर उसे किसी भी तरह की चीज़ को प्रूफ करने का मौका नहीं मिलेगा। इसे हम और अच्छी तरह से इस इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं, जो कि सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का ही है। इसमें हम मान लेते हैं कि ए कोई पर्सन होता है जिसने बी से कहा है कि ये जो लैंड है वो लैंड उसकी है, लेकिन ए को पता है कि अभी इसने इस लैंड को ख़रीदना नहीं है, लेकिन इसका प्लानिंग है कि ये फ्यूचर में इस लैंड को ख़रीद लेगा। और बिना इस लैंड को ख़रीदे ही ए ने बी से कहा कि यह लैंड उसका है, और बी ने ए की इस बात को सच मानते हुए इस लैंड को ख़रीद लिया, यानी कि उसने ए के झूठे दावे पर यकीन करके एक्शन ले लिया। और फिर उसके बाद ए ने इस लैंड को ख़रीद लिया, और ए ने इस लैंड को ख़रीदने के बाद बी को इस लैंड का पोजीशन देने से मना कर दिया, और इसलिए कोर्ट में सूट फाइल हुआ। और वहाँ पे अगर ए ने ये कंटेंशन दिया कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब बी ने इस लैंड को ख़रीदा तब तो यह लैंड उनका था ही नहीं, इसलिए उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो बी को इस लैंड का पोजीशन दे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ए ने बी से उस वक्त झूठ बोला था कि ये लैंड उनका है, इसलिए सेक्शन 115 के अकॉर्डिंग ए को ये राइट नहीं दिया जाएगा कि वो ये बात प्रूव करे कि जो बात उसने झूठी कही थी
वो जब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ था तब ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन प्रिवी काउंसिल ने डिफेंडेंट के इस कंटेंशन को डिसमिस कर दिया। वैसे उसने इन सारे कंटेंशंस का आंसर प्रिवी काउंसिल ने कैसे दिया, ये हम जब प्रिवी काउंसिल का जजमेंट समझेंगे तब समझेंगे। तब तक के लिए हम इनके सभी कंटेंशंस को समझ लेते हैं। इसके बाद डिफेंडेंट ने ये कंटेंशन दिया कि वो ये मानते हैं कि सेक्शन 39 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के अकॉर्डिंग जो धर्मोदास घोष प्लेंटिफ हैं वो रिलीफ के लिए इंटाइटल्ड हैं। वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का 1963 वाला एक्ट पढ़ते हैं, तो ये जो केस है ये 1963 से पहले का है, जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के अकॉर्डिंग ही लॉस गवर्न होते थे। वैसे अगर ये जो एक्ट है सेक्शन 39 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, ये प्रेजेंट टाइम में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का सेक्शन 31 है। तो चलिए हम ये देख लेते हैं कि सेक्शन 31 क्या कहता है। सेक्शन 31 ये कहता है कि अगर कोई एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे उन पार्टीज़ ने एग्जीक्यूट कर दिया है और उस एग्रीमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद दोनों में से किसी एक पार्टीज़ को ये डर है कि अगर इस एग्रीमेंट को यूं ही हमने एग्जीक्यूशन में छोड़ दिया, यानी कि अगर इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मैंने वर्क किया तो ये मुझे कोई सीरियस मेंटल या फिज़िकल इंजरी दे सकती है। इसलिए तो अगर उसे ऐसा रीज़नेबल डर है कि मतलब तार्किक रूप से डर है, तो वो कोर्ट में ये केस फाइल कर सकता है कि उसे इस जो एग्रीमेंट है इसे कैंसिल करने का राइट दिया जाए। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि उस पार्टी का ये जो डर है वो रीज़नेबल है, तो कोर्ट उस पार्टी को इसकी परमिशन दे सकती है लेकिन फिर इसके बाद जो डिफेंडेंट है उन्होंने कहा कि ठीक है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग धर्मोदास घोष को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें जो धर्मोदास घोष को उन्होंने 10,500 रुपीज़ एज एडवांस दिए थे वो डिफेंडेंट ब्रह्मोदत्त को वापस मिलने चाहिए। और इसके लिए उसने सबसे पहले रिलाई किया सेक्शन 64 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और फिर सेक्शन 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वैसे कोर्ट ने इन डिफेंडेंट के इन दोनों जजमेंट को भी डिसमिस कर दिया। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि सेक्शन 64 और सेक्शन 65 आखिर कहता क्या है। सेक्शन 64 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बात करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है किसी एक पार्टी के चॉइस पर, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के इस केस लॉ में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो धर्मोदास घोष जो कि एक माइनर है उनकी चॉइस पर वॉइडेबल इसमें कहा गया है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पार्टी के चॉइस पर वॉइडेबल है और अगर उस पार्टी ने अपने राइट का यूज़ करते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया, तो इस कंडीशन में अगर उस पार्टी ने दूसरी पार्टी से कोई भी बेनिफिट लिया होगा तो उसे वो बेनिफिट उसे रीस्टोर करना होगा, यानी वापस देना होगा, या फिर उसे उस बेनिफिट के अकॉर्डिंग दूसरी पार्टी को कंपनसेट करना होगा। और साथ ही यहाँ पे उस दूसरी पार्टी को अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉमिस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं सेक्शन 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बात करता है वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। यह सेक्शन कहता है कि अगर कोई एग्रीमेंट वॉइड फाउंड होता है, यानी कि अगर कोई एग्रीमेंट वॉइड मिलता है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, तो फिर तो उन दोनों पार्टीज़ में से अगर किसी भी पार्टीज़ ने अगर किसी भी तरह का बेनिफिट लिया है तो उन्हें वो बेनिफिट रीस्टोर करना होगा या फिर उसके अकॉर्डिंग उसे कंपनसेट करना होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि कोर्ट ने इनके इस कंटेंशन को भी डिसमिस कर दिया। तब लास्टली डिफेंडेंट ने सहारा लिया सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का, जो कि है सेक्शन 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई भी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कैंसिल हो जाता है, अगर कोर्ट में ऑर्डर टू द पार्टी ऑन वूज रिक्वेस्ट द इंस्ट्रूमेंट कैंसल रीस्टोर बेनिफिट और कंपनसेट टू द अदर विच जस्टिस में रिक्वायर, यानी कि ये जो पावर है ये कोर्ट को देता है। यह कहता है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट किसी कारण से कैंसिल हो जाता है तो जो कोर्ट है
वो ये कह सकता है कि जो अगर किसी पार्टी ने किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट लिया है तो वो उस बेनिफिट को कह सकता है कि रीस्टोर करे, या फिर अगर वो कह सकता है कि जस्टिस कुछ ऐसा ठीक लगे, अगर न्याय करने के लिए उसे ऐसा लगता है कि उसे वो बेनिफिट रीस्टोर करना चाहिए या फिर कंपनसेट करना चाहिए, तो फिर कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर सकता है। तो चलिए अब हम लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में इस केस का जजमेंट देखते हैं। लोअर और हाई कोर्ट में इस केस का जो जजमेंट है वो ब्रह्मोदत्त के अगेंस्ट होता है। यानी कि लोअर और हाई कोर्ट कहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये सेक्शन 11 के कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करता है। और जब लोअर और हाई कोर्ट में जब दोनों में ही ऐसा जजमेंट आता है तो फिर जो डिफेंडेंट है वो प्रिवी काउंसिल जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी वहाँ पे अपील करते हैं। लेकिन लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में जजमेंट आने के बाद ब्रह्मोदत्त की डेथ हो जाती है, इसलिए फिर इसके बाद इस केस को उनकी वाइफ मोहरी बीबी कंटिन्यू करती हैं। इसलिए इस केस का नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। और इस केस में धर्मोदास घोष प्लेंटिफ है, फिर भी उनका नेम बाद में आता है, क्योंकि ये जो केस है इसका नाम है प्रिवी काउंसिल के अकॉर्डिंग, जहाँ पे जो डिफेंडेंट हैं उन्होंने अपील किया है लोअर कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में, तो वो है अपीलेट, और जो धर्मोदास घोष हैं वो है यहाँ रिस्पोंडेंट। इसलिए इस केस का नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो आई होप ये समझ गए होंगे कि इस केस का नाम ऐसा क्यों है। तो फिर अब हम ये देखते हैं कि प्रिवी काउंसिल में इस केस का जजमेंट क्या था, और साथ ही हम डिफेंडेंट के जो सभी कंटेंशंस हैं उनके आंसर को समझेंगे। तो डिफेंडेंट का सबसे पहला कंटेंशन था कि जो धर्मोदास घोष है उन्होंने फॉल्स फ्रॉडुलेंट डिक्लेरेशन किया, उन्होंने झूठा दावा किया, इसलिए उनके ऊपर सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत उन्हें ये बात प्रूफ करने का मौका नहीं मिलना चाहिए और ना ही उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए। तो प्रिवी काउंसिल ये कहती है कि धर्मोदास घोष ने डिफेंडेंट को किसी भी तरह का कोई भी धोखा नहीं दिया, क्योंकि जब ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था तभी धर्मोदास घोष की जो मदर थी उन्होंने उसके एजेंट को ये बात बता दी थी कि धर्मोदास घोष एक माइनर है, इसलिए वो इस तरह के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट न करें। लेकिन उन्होंने इस लेटर को इग्नोर किया और इस पूरे अरेंजमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। फिर ब्रह्मोदत्त ने तब ये भी कहा था कि उनके अटॉर्नी ने उन्हें ये बात नहीं बताई थी, लेकिन फिर इसके बाद ये बात हुई कि ये जो है वो केदारनाथ मित्तर वो ब्रह्मोदत्त के एजेंट हैं, इसलिए केदारनाथ से किसी भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना ब्रह्मोदत्त से किसी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के बराबर ही हैं। अब क्योंकि यहाँ पे डिफेंडेंट को पहले से ही पता था कि उसकी एज माइनर है उनकी मदर के लेटर के कारण, इसलिए यहाँ पे सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा। फिर उसके बाद डिफेंडेंट ने सेक्शन 64 और फिर उसके बाद 65 के अंडर में ये कहा कि उन्हें उनके पैसे वापस मिलने चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उनके इन कंटेंशंस को भी डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि सेक्शन 64 और सेक्शन 65 इन दोनों का बेस है कि वहाँ पे कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब उसकी पार्टीज़ कम्पिटेंट हो, और कम्पिटेंट कौन सी होंगी पार्टीज़, जब उसमें कोई मेजर हो, जब वो उसकी दोनों पार्टीज़ मेजर हों, और जब पार्टीज़ मेजर थी ही नहीं यानी कि वो एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, और जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हम उस पर सेक्शन 64 और सेक्शन 65 को कैसे लागू कर सकते हैं, जिसका बेस ही यही है कि ये दोनों ही सेक्शन किसी ऐसे अरेंजमेंट पे लागू होंगे जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता हो। फिर उसके बाद डिफेंडेंट ने रिलाई किया था सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 पर, जो कि है सेक्शन 33। उसमें ये कहा गया है कि कोर्ट के पास डिस्क्रिएशन है कि अगर जस्टिस को ऐसा लगता है, न्याय करने के लिए ऐसा लगता है कि किसी एक पार्टी को कंपनसेट करना चाहिए तो कोर्ट इसके लिए ऑर्डर दे सकता है। तो कोर्ट ने ये कहा कि बेशक ये जो सेक्शन है ये कोर्ट को उसका डिस्क्रिशन देता है कि वो ऐसा कर सके, लेकिन यहाँ पे कोर्ट को यानी कि जस्टिस को ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे डिफेंडेंट को किसी भी तरह का कोई भी कंपनसेशन देना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पे डिफेंडेंट को पहले से ही पता था कि धर्मोदास घोष एक माइनर है, और फिर भी उन्होंने एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एक इस पूरे अरेंजमेंट को एग्जीक्यूट किया। यानी कि यहाँ पे गलती डिफेंडेंट की है। इसने यहाँ पे जस्टिस के ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि डिफेंडेंट को उनके सभी पैसे वापस करवाए जाए। तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि इस केस का हेड क्या था और कोर्ट ने किस तरह से इन सभी कंटेंशंस को आंसर किया। इसका फाइनल जजमेंट ये था कि ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और धर्मोदास घोष को डिफेंडेंट को कोई भी पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा कि हमने शुरू में ये कहा था कि इस केस ने ये बात क्लियर की कि माइनर्स एग्रीमेंट या फिर सेक्शन 11 से रिलेटेड किसी भी एग्रीमेंट का नेचर क्या होगा। तो इसका नेचर बताते हुए ये कहा था कोर्ट ने कि ये जो एग्रीमेंट है ये एब्सोल्युटली वॉइड है। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है। हम जब भी मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ ये ज़रूर कहते हैं कि माइनर्स एग्रीमेंट इज़ वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो एक लीगल मैक्सिम है जिसका मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। यानी कि ये जो है ये अपनी पूरी शुरुआत से ही वॉइड है, यानी कि ऐसा कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें से कोई एक पार्टी सेक्शन 11 की किसी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करती तो वो जो एग्रीमेंट होगा वो होगा वॉइड एब इनिशियो, यानी कि वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, एब्सोल्युटली वॉइड, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी कंपनसेशन देना रिक्वायर्ड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे शायद आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि यहाँ पे तो कोर्ट ने ये कह दिया कि क्योंकि डिफेंडेंट को पता था कि वो एक माइनर है, इस फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया, इसीलिए उसे कंपनसेट नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या अगर डिफेंडेंट को सचमुच नहीं पता होता कि वो एक माइनर है और उसने झूठ बोल के ये पूरा अगर किसी ने झूठ बोल के ये पूरे अरेंजमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया तो क्या फिर भी यही होगा? तो आपको लग रहा होगा ना ये तो इनजस्टिस हुआ कि किसी ने झूठ बोल के कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे जो इस झूठ का शिकार हुआ उसे ही सहना पड़ रहा है, उसे किसी भी तरह के कंपनसेशन या रिलीफ नहीं मिलता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है खानकुल वर्सेस खलाखा सिंह का केस लॉ, जिसमें यह बात बताई गई है कि अगर किसी ने झूठ बोलकर ऐसा किया है तो फिर वहाँ पे कंपनसेशन रिक्वायर्ड होगा। और इसी केस के बाद ही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 को रिपील करके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 को लाया गया, जिसके बारे में हम डिटेल में अपनी आगे वाली वीडियो में समझेंगे। तो आई होप कि अब आपको मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का ये केस लॉ पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो ने हेल्प किया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू योर एजुकेशन हब। और अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में ये सजेशंस दे सकते हैं कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई अनदर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।